सोच विचार बुद्धि किस्तेदारों को भूमिका में आनंदित हो रहा था पूरी परिवार, यह तक कि दीदी भी बैठकर के कमरे में बैठी लोगों की सालिम थी। उसकी माँ मौसा भाई विक्की और उसकी नानी साहब भी सोए हुए थे। इत्मीनान से बैठकर ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। मैं भी तो एक्रेलिक पोर्ट्रेट बना सकता था। बोरस ने सबका ध्यान अपनी ओर देखकर खुश होते हुए सोचा, जबकि वह अब आजाद है और मेरे पास इस सहायक को उजागर करने का कोई उपाय नहीं है। दरवाज़े मैंने यानी से यह भी नहीं कह सकता कि कोई सत्यासत्य है भी यह नहीं। अगर इसके बाद पता चले कि वे लोग बेगुनाह हैं तो हम सचमुच बुद्ध समझ जाएंगे। जैसे ही उनकी कहानी खत्म की, आलिया उत्साह से बोली, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि बोरस ने बहादुरी का काम किया है? सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। विक्की आया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अच्छे जासूस जैसा काम किया। बोरस फिर बेबन से कहा, और आलिया तुमने भी। बोरस की माँ और शीला मौसी इस जोखिम भरे काम में उनकी सालिम होने से चिंतित हुई। क्या तुम्हें पुरयानी है? उनकी नज़र तुम पर नहीं पड़ी? वे लोग उप-अधिकारी हैं, माँ बोली। मौसा संदीप खामोशी के सबसे बात हजम कर रहे थे। इन सब के बीच दीदा अचानक बोल पड़ी, जहाँ इन दोनों बच्चों ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, मगर अब हम आगे क्या करेंगे? आगे क्या करने वाले हैं? उम्र में हिसाब है। उन्होंने जितनी साफ शब्द में अपनी बात कही कि सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। क्या हमें पुलिस को खबर करानी चाहिए? तुम क्या लगता है आप सही कह रहे हो माँ? मौसा जी बोली। इस मामले में हम पुलिस को साथ लेना चाहिए, मगर हम ये कैसे? हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसके पास कानून तौर पर न जाएं? विक्की की सलाह दी, आपके दोस्त रोमेन अंदर पुलिस कमिश्नर हैं, क्या आप उन्हें फोन नहीं कर सकते? उन्होंने सारी बात बताकर उनकी सलाह नहीं ले सकती। हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो अभी तुरंत करो संदीप, शीला मौसी ने जोर दिया। वह आदमी क्या नाम है उसका? बाबूराम। कल सुबह यहीं से निकल गया। उसका नाम बाबूराम नहीं मंगलराम है शीला। खैर, यह बात अलग है। मुख्य बात तो यह है कि उसकी क्या बोली। वहाँ कमिश्नर है और मैं ही उनका समय नष्ट करता हूँ सकता। मुझे एक ठोस
सुझाव चाहिए। संदीप सूर्य कहने की बात में संदीप कुछ हो भी सकते हैं जो मुझे समझ नहीं आता रहा है। चोरी से मोबाइल है सही, फिर ये लोग इसी यही चोर बाजार में क्यों नहीं बेचते? क्या देश की बाहर तस्वीरों करने का खतरा मोल लेते हैं? दरअसल यही उनकी योजना की खूबसूरती है। वो बस इस मामले को और श्रेष्ठ करने के लिए उनकी तरक्की सुझाता है। अगर भी लोग यहाँ मोबाइल फ़ोन बेचने हैं तो IMEI से उसका पता लगा जा सकता है। लेकिन अगर ये दूसरे देश में हैं इन मोबाइलों को बेचने के, तो वह IMEI से काम से नहीं करेगा और फ़ोन का पता नहीं लगा जा सकेगा। IMEI और कहाँ मोबाइल की पहचान करने और उस तक पहुँचने का क्या हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? आप सही कह रही हैं माँ, मौसा जी बोले। इस मामले में हमें पुलिस को साथ लेना चाहिए, मगर ये करें कैसे? हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं। बाबा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनके पास कानूनी तौर पर ना जाएं? विकी ने सलाह दी। आपके दोस्त रोमैन अंकल पुलिस कमिश्नर हैं, क्या आप उन्हें फ़ोन नहीं कर सकते? उन्हें सारी बात बताकर उनकी सलाह नहीं ले सकते? हाँ, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो अभी तुरंत करो संदीप, श्रीला पौसी ने जोर दिया। वह आदमी क्या नाम है उसका? बाबूराम कल सुबह यहाँ से निकल जाएगा। उसका नाम बाबूराम नहीं, मंगलराम है शीला। खैरिया बात अलग है, मुख्य बात है कि मैं उससे क्या बोलूँ। वह कमिश्नर है, मैं यूँ ही उसका समय नहीं ले सकता। मुझे एक ठोस सुझाव चाहिए, संदीप खींच कहते हुए। इसके साथ ही कुछ और भी है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। ये चोरी के मोबाइल हैं सही, फिर ये लोग इसे यहीं चोर बाजार में क्यों नहीं बेचते? क्यों देश के बाहर तस्करी करने का खतरा मोल लेते हैं? मौसा, दरअसल यही उनकी योजना की खूबसूरती है। वुड्स इस मामले को और स्पष्ट करने के लिए उनकी तरफ झुकता हुआ बोला। अगर वे लोग यहाँ मोबाइल फ़ोन बेचते हैं तो IMEI से उसका पता लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ये पूरे देश में इन मोबाइलों को बेचते हैं तो वहाँ IMEI काम नहीं करेगा और फ़ोन का पता नहीं लगाया जा सकेगा। IMEI हाँ, मोबाइल की पहचान करने और उस तक पहुँचने का कोई परिचायक जैसा कुछ यही ना? हाँ मौसा, ठीक है, अब वह बात भी समझ आ गई, मगर मुझे रोमैन को क्या सुझाव देना चाहिए या बस कहानी की रूपरेखा बता दूं? हमारे पास उसके टेम्पो का नंबर है। आलिया और बूट्स एक साथ बोले। शायद हम उसका उपयोग कर सकें। कैसे? बूट्स खुलकर समझाने लगा कि उसने क्या सोचा है। देखिए मंगलराम, अगर सचमुच चोरी के मोबाइल फ़ोन से भरे थैलों को भारत से बाहर ले जाने और नेपाल के भीतर तस्करी की कोशिश कर रहा है तो शायद वह अपना टेम्पो इस्तेमाल करें। वह अपने काम के लिए रसोई के बड़े बर्तन, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें, राशन वगैरह भी साथ ले जाता है और इन चीज़ों से टेम्पो में कुछ भी छिपाना आसान होगा। वह ऐसी यात्रा बेशक हवाई जहाज़ या रेलगाड़ी से भी कर सकता है, मगर हाल में हुए बम विस्फोट के बाद सीमा के
दोनों नाके बंद कर दिए गए हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वह टेम्पो ही लेगा और तुम चाहते हो कि पुलिस टेम्पो का पता लगाए और छापामारी या कुछ इसी तरह की तलाशी ले। उसकी माँ ने अंदाज़ा लगाया। बिल्कुल, पुलिस के पास इतना अधिकार होता है कि शक के आधार पर वह उसे रोके और उसकी गाड़ी की तलाशी ले। बाबा, मुझे लगता है यह संभव है। कम से कम एक कोशिश तो करें, विकी उत्साह से बोला और आलिया बाबूट से साथ साथ बोले, हाँ हाँ, पीछा करना। भोर के समय खाली सड़क पर गाड़ी को तेजी से दौड़ाते हुए टांगरा पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। जैसे ही उन्होंने गली पर लगे पीली रोशनी के खंभों को पार किया और सड़क के घने अंधेरे फैलाव में प्रवेश किया, वे काले आसमान देख सके जिस पर आश्चर्यजनक संख्या में जड़े तारे टिमटिमा रहे थे। संदीप और बूट्स अपनी कार में थे, जबकि विकी पुलिस की गाड़ी में बैठा उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। विकी 2 पुलिस वालों के साथ वे सब सुबह होने से पहले घर से निकल पड़े थे ताकि सुबह 5 बजे के पहले मंगलराम के घर पहुंच सकें। संदीप ने अपने पुलिस आयुक्त मित्र से संपर्क किया था, जो बूट्स की योजना आजमाने पर सहमत हो गए थे। पुलिस पहले से हताश थी क्योंकि मोबाइल चोरियां बार-बार होती और बार-बार अपराधी बच निकलते। सच तो यह था कि लंबे समय से इन अपराधों का कोई उत्तर ढूंढे पाने में पुलिस नाकाम रही और इस कारण उसकी काफ़ी बदनामी हो चुकी थी। योजना यह बनी कि बूट्स और संदीप मंगलराम के घर जाएंगे और उसके बारे में पूछेंगे, जबकि पुलिस की गाड़ी थोड़ी दूर पर रहेगी। बाहरी लोगों को यही लगेगा कि पुलिस सामान्य गश्त लगा रही है। इस तरह मंगलराम सतर्क नहीं होगा। जैसे जैसे गाड़ी खामोशी से गति बढ़ाती आगे बढ़ती रही, रात भर बूट्स के दिल की धड़कन भी बढ़ती रही। सारा तनाव, सारे अनुमान, क्या होगा क्या नहीं, सब जल्द ही अंतिम रूप में सामने होगा। उसके दिमाग में सवाल गूंजते रहे। क्या वे मंगलराम के टेम्पो में फ़ोन ढूंढ पाएंगे या उसने उसे किसी और जगह छिपाकर रख दिए होंगे? क्या होगा अगर तस्करी के ये सारे अनुमान गलत हुए? तो अगर वह आदमी बेगुनाह हुआ तो उषा की लालिमा अभी टांगरा के घरों तक नहीं पहुंची थी। जैसा कि उन्होंने देखा, घर बंद थे और उनमें शांति थी, मगर हाँ, ठेले पर सामान बेचने वाले कुछ लोग जग गए थे और अपने ठेले पर सामान ठीक करने में लगे थे। सड़क किनारे चाय की दुकान में भी जीवन लौटने लगा था और नगर निगम के नल से अपने बाल्टी व तेल की खाली टंकी में पानी भरने के लिए लोग कतार में लगने लगे थे। एक ट्रैफिक क्रॉसिंग के पास फुटपाथ पर अखबारों का छल्ला लगा था और अपने अपने अखबारों का पुलिंदा लेने के लिए वितरकों की भीड़ जमा थी। वे अपनी अपनी साइकिलें पर सवार होकर आसपास के घरों के दरवाजे तक अखबार पहुंचाने जाते। बूट्स यह देखकर हैरान रह गया कि जल्दी जगने वालों में से कुछ के चेहरे चीनियों जैसे हैं। बूट्स को हैरान देखकर संदीप हंस पड़े और फिर बताया कि टांगरा कोलकाता का चाइना टाउन कहलाता है क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में चीनी बसे हुए हैं। इस दौरान धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग भी जगने लगे। बूट्स का दिल डूबने लगा। हमें देर हो गई, उसने सोचा, और फिर काश आलिया यहाँ होती। इन साहसिक कामों में आलिया अधिकतर उसके साथ रही, मगर आज उसके परिवार ने उस घर पर अपने के लिए राजी कर लिया था। ढलान से उतरकर गलियों का अंत होने पर आखिरकार वे मंगलराम के घर पहुंच ही गए। उसके छोटे से मकान के बाहर एक नेपाली औरत आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही बूट्स और संदीप चलते हुए उसके पास पहुंचे, उसने सिर उठाकर हैरानी से उन्हें देखा।
बूट्स की कहानी तैयार थी। नमस्ते, उसने उसका अभिवादन किया और अपनेपन से मुस्कुराया ताकि सुबह सुबह दो अजनबियों को बात करने आया देखकर वह घबरा न जाए। मंगलराम जी घर पर हैं। देखिए ना, हम इतनी सुबह सुबह उनसे मिलने आ गए। आज रात को हमारे घर पर एक समारोह है। मैंने राजा भैया के घर पर मंगलराम जी का बनाया खाना खाया और उस खाने पर मर मिटा। इसलिए अपने घर के समारोह हम उन्हीं से दावत का खाना बनवाना चाहते हैं। बूट्स लगातार बोलता रहा और उसकी आंखों चारों तरफ मुआयना करती रहीं। शायद वे अपने काम से नहीं लौटे हैं। मुझे उनका टेम्पो कहीं दिख नहीं रहा, उसने पूछा। उस नेपाली औरत ने सिर हिलाते हुए कहना शुरू किया, नहीं साहब जी, कुछ दिनों के लिए नेपाल चला गया है, इसलिए उसका टेम्पो यहाँ नहीं है। आज सुबह सुबह चला गया। अब पर कब निकला? संदीप ने पूछा। तो 1 घंटा पहले ही निकल गया। अब वहाँ करने कुछ न था। वे अपनी कार की तरफ लौटने लगे। एक दो उत्सुक व्यक्ति उन्हें वहाँ देखकर जरा करीब आकर ताक-झाँक करने लगे। वे जानना चाहते थे कि मामला क्या है। घर लौटने के बाद योजना के इस दुखांत से हर कोई उदास था। वे न सिर्फ रहस्य का पता लगाने से चूक गए बल्कि एक सफल कोशिश तक नहीं पहुँच पाए। अचानक आलिया को कुछ सूझा और उसका चेहरा खिल उठा। क्या हम उसे नेपाल सीमा पहुँचने से पहले नहीं रोक सकते? क्या हम उसे कहीं रास्ते में ही नहीं रोक सकते? हमने पुलिस से इस बारे में बात की थी आलिया, उसके पिता ने कहा। उन्होंने वह 1 घंटा पहले ही निकल चुका है। ऐसे में बिना यह जाने कि नेपाल सीमा तक जाने के लिए वह कौन सा रास्ता चुनेगा, उसका पता लगाना आसान नहीं है। रुकिए मौसा, बूट्स बात काटते हुए बोल पड़ा। आलिया, हमारे पास विजय का मोबाइल नंबर है ना, उससे पूछो। शायद विजय ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग दिए। जी सर, मुझे पक्का मालूम है। वो हमेशा ककरेभेट्टा वाला रास्ता ही लेता है। उधर का सीमा चौकी से ही वो नेपाल घुसता है। तुम्हें पूरा यकीन है कि वह वीरगंज रक्सौल सीमा वाले रास्ते से नेपाल नहीं जाता? संदीप ने बीच में टोका। नहीं सर, वो ककरेभेट्टा वाला रास्ता होकर ही जाता है। वैसे तो नेपाल जाने के लिए लोग वीरगंज वाला रास्ता से ही ज़्यादा जाता है। मेरा अंदाजा है कि मंगलराम का घर ककरेभेट्टा सीमा से नज़दीक पड़ता है। विकी इस दौरान इंटरनेट की सहायता से पश्चिम बंगाल से नेपाल जाने वाले मार्ग के बारे में जानकारी लेने लगा। देखिए, यह ककरेभेट्टा क्रॉसिंग है। यह बागडोगरा से बिल्कुल पास है, मुश्किल से 30-35 किलोमीटर। विकी ने स्क्रीन पर खोले हुए नक्शे की तरफ सबका ध्यान खींचा। अगर हम बागडोगरा के लिए बहुत सवेरे वाली फ्लाइट पकड़ सकें तो मंगलराम को पकड़ने का एक अवसर अब तक है। हाँ, संदीप ने हामी भरी। शायद ही वह 11:30 बजे या 12 बजे से पहले सीमा तक पहुंच पाए। मुझे यकीन है कि वह कभी न कभी कहीं न कहीं रुका भी होगा। वैसे भी उसे क्या पता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अगर हम सही फ्लाइट ले लें तो 11 बजे तक उसे पकड़ सकते हैं। फ्लाइट अभी 1 घंटे में ही है। बस एक दिक्कत है मौसा, बूट्स ने संदेह जताया। बिना पुलिस की अनुमति के हम उसकी गाड़ी की तलाशी कैसे ले सकते हैं? मुझे पहले रोमेन से बात करने दो और देखो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके मौसा जी ने वादा किया। अगर हम सिलीगुड़ी सीमा के एक पुलिस अधिकारी को साथ ले लें, हमारी यह समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि तुम दोनों को मेरे बिना बागडोगरा जाना होगा, ताकि मैं रोमेन के साथ बात करके इन बातों को तय कर लूँ। मैं अगली फ्लाइट से आ जाऊँगा। जांच के बाद हवाई अड्डे भी भीड़ के बीच बूट्स और विकी के साथ जाते हुए आलिया बहुत उत्साहित थी। उसे अपने माता पिता से किसी तरह जाने की अनुमति मिल गई, वह भी सिर्फ इसलिए कि विकी साथ होगा और बाद में उसके पिता भी वहां पहुंच ही जाएंगे। हवाई जहाज में अपनी सीट ले लेने के बाद
उत्साह से भरी आलिया बूट्स की ओर जरा झुकी और फुसफुसाई, मेरा दिल कर रहा है इस बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। तुम देखना, बूट्स उससे मात्र 1 साल बड़ा था, मगर वह अधिक व्यावहारिक था और उसमें ना के बराबर उत्साह झलक रहा था। उसने अपनी टोपी ठीक की, अंगूठी के संकेत से सहमति जताई और मन ही मन मंगलराम का सामना करने के लिए तैयार होने लगा। शानदार अंत। पुलिस की जीप ककरभिट्टा सीमा की तरफ जाने वाली महेंद्र राजमार्ग पर दौड़ने लगी। आलिया बूट्स और विकी के लिए यह सफ़र छुट्टी बिताने के लिए कहीं बाहर सैर पर जाने जैसा ही मज़ेदार और उत्साह से भरा था। पश्चिम बंगाल का उत्तरी भूभाग दूर तक छितरे चाय बागानों से हरा भरा था। चाय के ये पेड़ आकार में छोटे होते हैं, इसलिए ये बच्चे बागानों में फैले पेड़ों के झुरमुट में को देख पा रहे थे। दोनों भाई बहन ने हाल ही में सिक्किम जाते हुए उत्तरी बंगाल की यह हरियाली देखी थी, जबकि बुद्धा के लिए यह इलाका बिल्कुल नया था। मगर जीप की अगली सीट पर साथ बैठे मिश्रा के लगातार बात करते रहने के कारण वह सुकून से इस नज़ारे का आनंद नहीं ले पा रहा था। मिश्रा सिलीगुड़ी विभाग के नाटेकत के पुलिस अधिकारी थे, जो बागडोगरा हवाई अड्डे पर अपनी सरकारी जीप के साथ उनसे मिले। संदीप के निवेदन पर कोलकाता के पुलिस आयुक्त ने सिलीगुड़ी पुलिस से संपर्क साधा और निर्देश दिए थे। मिश्रा ने संदीप के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे पर 2 सिपाहियों से एक जीप से पहले ही भेज दिया, ताकि जैसे ही हवाई जहाज उतरे वे तुरंत साथ लेकर अनुसरण कर सकें। अगर तुम वास्तव में सच जानना चाहते हो तो सच यही है कि यह सीमा हमारे जीवन का अभिशाप बन चुकी है, मिश्रा कहते रहे। बड़ी संख्या में अपराधी अपराध करते हैं और नेपाल भाग जाते हैं, मगर मिश्रा फिर सीमा चौकी पर पुलिस व्यवस्था और दुरुस्त क्यों नहीं की जा रही है? विकी पूछा बैठा, जो पिछली सीट पर अपनी बहन आलिया और मिश्रा के सिपाही के साथ बैठा था। पैसा कहाँ है नौजवान, हमें धन मुहैया कराओ, फिर देखो परिणाम। पुलिस अधिकारी हंसते हुए बोले और इस गंभीर मुद्दे पर कहा, हमें अधिक सहयोगी, अधिक हथियार, संसाधन और गोले बारूद की ज़रूरत है, और उसके लिए धन चाहिए। धन क्या? तुमने कभी देखा है उन्हें? अपराधियों के हाथ में हमेशा आधुनिक बंदूक होती हैं, और पुलिस विभाग को देखो, यहाँ तक कि हमारी जीपें। आलिया के टोके जाने से उनका वाक्य बीच में ही अधूरा रह गया। अपने स्वभाव के विपरीत चुपचाप बैठी आलिया सड़क पर नजरें गड़ाए थी कि अचानक उसे टेम्पो नजर आया। देखो देखो, उसने कुछ आगे जा रही गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या वह यह मंगलराम के टेम्पो जैसा नहीं दिखता? सारे टेम्पो एक जैसे दिखते हैं आलिया। विकी ने उसके उत्साह को दबा दिया, लेकिन हमने टेम्पो का नंबर नोट किया है, बूट्स ने कहा। तो मिश्रा ने झट से गाड़ी की गति बढ़ाई और पलक झपकते उस टेम्पो के करीब पहुंच गए, मगर गाड़ी का नंबर अलग था। कोई बात नहीं, आलिया बूट्स को भरोसा दिलाती हुई बोली। अभी हमने कुछ ही किलोमीटर का सफ़र तय किया है, अभी आगे का सफ़र बाकी है, लेकिन हाँ, उसे सीमा तक पहुंचने से पहले पकड़ने का हमारे पास यह आखिरी मौका है। सभी शांत और गंभीर हो गए, मानो हर लक्ष्य की तरफ ध्यान लगाए हों। लगभग 10 मिनट के बाद राजमार्ग से गुजरते हुए आखिरकार उन्हें मंगलराम का टेम्पो दिख ही गया।
किशोर तनाव से भर उठे। अब क्या होगा? आलिया को पिता की कमी खलने लगी, जो आधे घंटे बाद बागडोगरा पहुंचने वाले थे, और फिर ककरभिट्टा मार्ग में उन लोगों तक। आलिया दुआ करने लगी कि वे जल्दी आ जाएं। वुड्स को लगने लगा मानो शतरंज का यह खेल अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब तक उनका प्रतिद्वंदी उनसे जरा आगे था, मगर अब क्या होगा? क्या वे तस्करों को माल सहित पकड़ पाएंगे और उनकी धोखाधड़ी उजागर कर सकेंगे? मिश्रा ने गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया और फर्र से जीप घुमाकर मंगलराम के टेम्पो के आगे जा खड़ी हुई। यह टेम्पो से रोकने का संकेत था। वुड्स पुलिस अधिकारी की तरफ जरा झुककर फुसफुसाया, सर, टेम्पो के पिछले हिस्से की तलाशी लीजिए। फोन से भरा गहरे नीले रंग का मोटे कपड़े का थैला वहीं रखा था और तिरपाल से ढका था। मिश्रा ने सिर हिलाया और जीप से उतर गए। उन्होंने सिपाही को भी साथ बुला लिया। विक्की भी जल्दी से उतरा और सिपाही के पीछे चलने लगा। वुड्स जीप के अंदर ही बैठा रहा कि कहीं वह बावर्ची उसे पहचान जाएगा तो उसे शक हो जाएगा और वह उत्तेजित भी हो सकता है। वह और आलिया जीप के अंदर बैठे रहे और अपनी कांपती सांसों के साथ उन तीनों को मंगलराम की तरफ बढ़ाते देखते रहे, जो टेम्पो चला रहा था और उसका युवा सहायक ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। पुलिस वाले उसके पास पहुंचे तो हर एक की उम्मीद के विपरीत मंगलराम शांत बैठा रहा। नमस्ते साहब जी, उसने मुस्कुराकर कहा और अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए निकालने लगा। टेम्पो से बाहर निकलो, मिश्रा ने सख्ती से कहा। ऐसा लगा मानो एक बातूनी आदमी के भीतर से एक कठोर पुलिस वाला प्रकट हुआ है। हमारे पास तुम्हारी गाड़ी की तलाशी का वारंट है। वह बावर्ची हड़बड़ाकर टेम्पो से उतरा। वारंट साहब जी, मगर मैंने तो ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया है, कहते हुए उसने हाथ जोड़ लिए। बंद करो यह बकवास। हमारे पास सूचना है कि तुम तस्करी का माल ले जा रहे हो। हमें अच्छी तरह तलाशी लेनी है। किसने यह अफवाह फैलाई साहब जी? मैं तो एक गरीब बावर्ची हूँ और अपने घर नेपाल जा रहा हूँ। पुलिस को टेम्पो के पीछे जाते देखकर उसने परेशान होकर कहा। देखिए साहब जी, क्या है, ये सारे मेरे स्टील के बर्तन और घर के लिए कुछ कपड़े हैं। मिश्रा, विक्की और सिपाही टेम्पो की बगल से ऊपर चढ़ गए और पिछले हिस्से में ढके तिरपाल को सरकाया। जब तिरपाल हटाया जाने लगा, विक्की ने गहरी सांस ली। वह जल्द ही समझ गया कि बावर्ची के आत्मविश्वास का कारण क्या है। सड़क किनारे खड़े बावर्ची के हाथ अब भी जुड़े थे, मगर चेहरे पर घबराहट का कोई निशान न था। तिरपाल के अंदर बड़े बड़े सॉसपैन, स्टील के बर्तन, दावत में काम आने वाली बाकी दूसरी बर्तन और मेज पर बिछाने वाले कपड़ों के कई पुलिंदे गट्ठर पड़े थे। जैसे ही वे सिपाही चालक कक्ष की तलाशी के लिए आगे की ओर बढ़े, मिश्रा अपने सिपाहियों से लगभग चीखते हुए बोले, दांत कंघी, घने महीन सालों वाली कंघी से पीछे का कोना कोना छान मारो। एक भी बर्तन या पेन या कपड़ों का गट्ठर मत छोड़ना। विक्की खिन्न सा अपनी जीप की तरफ चला गया। जैसे ही वह जीप के पास पहुंचा, आलिया और वुड्स एक साथ पूछ बैठे, क्या हुआ? क्या आप लोगों ने फोन के थैले खोज लिए? मगर विक्की ने ना में सिर हिलाते हुए जब बताया कि उन लोगों ने टेम्पो में क्या देखा, तो वे दोनों एकदम से चुप हो गए। विक्की का उत्तर सुनकर वुड्स अब विश्वास से बार बार सिर हिलाता हुआ उसे बार बार पूरी बात बताने को कहता और विक्की जवाब देता, मगर उसने फोन के साथ क्या किया होगा? ना तो वह अपने शरीर में इतने सारे मोबाइल छिपा सकता है, ना ही उस युवा सहायक की मदद लेकर ही यह संभव है। वह कपड़े का थैला मोबाइल से भरा था। हो सकता है मिश्रा ड्राइवर की कैबिन में उन्हें ढूंढ ले। आलिया ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे इसमें शक है। विक्की गाड़ी की खिड़की से बाहर उस ओर देखता हुआ बोला, देखो, वह पहले ही खाली हाथ उतर चुका है।
अचानक बुड्स ने अपनी टोपी आगे की तरफ सरकाई और जीप से उतरकर मिश्रा की तरफ भागा। सर, एक आखिरी कोशिश मुझे करने दीजिए, उसने विनती की। बस एक बार, यह आखिरी मौका। ठीक है, जाओ, मगर जल्दी, मिश्रा ने रुखाई से जवाब दिया, मानो उन्हें इस बात पर शक हो कि वे इन बच्चों की बातों में आकर इस बेकार खोज में लग गए हैं। बुड्स जैसे ही टेम्पो पर चढ़ा, दोनों पुलिस वाले सड़क पर उसके आसपास खड़े हो गए और देखने लगे। बावर्ची और उसका सहायक सड़क किनारे हरी घास भरी जमीन पर खड़े थे। बुड्स ने कपड़ों पर का गट्ठर खुला देखा। कपड़े चारों ओर छितराए हुए थे। उसने फिर से उसे उलट पलट कर देखा। नहीं, कुछ भी नहीं मिला। उसने एक एक कर सारे बर्तनों को छूकर उठाकर देखा। उसे कुछ भी नहीं मिला। एक बड़ा शून्य, एक बड़ी हार। उसका मन हताशा से भरने लगा। निराश होकर उसने बड़े सॉसपैन को वापस उसकी जगह पर रखना शुरू किया और अचानक एक सॉसपैन उसके हाथ से छूटकर टेम्पो की सतह पर जा गिरा। बुड्स खड़ा का खड़ा रह गया। उसे जैसा अंदाजा था कि सतह पर सॉसपैन गिरने से झरने की जोरदार आवाज होगी। आवाज तो हुई, मगर बड़ी खोखली सी। बुड्स जल्दी जल्दी टेम्पो की सतह पर हल्के से पैर पटकने लगा। जैसे जैसे पैर पटकता जाता, उसका यकीन बढ़ता जाता कि उसका अंदाजा सही था। उसी समय उसने अपने टोपी के भीतर से मंगलराम को देखा। हाँ, मंगलराम उसी को देख रहा था और पूरी तरह तनाव में था। मिश्रा अब तक टेम्पो की बगल में खड़े थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कुछ बात है। वे जल्दी से बुड्स के पास गए। सर, मुझे लगता है कि इस गाड़ी की निचली सतह नकली है। क्या इसे जांच पाना संभव होगा? मुझे देखने दो। कहते हुए मिश्रा ठीक उसकी बगल में आ गए और टेम्पो की सतह पर पैर पटक कर देखा। तुम सही हो, उन्होंने कहा और अपने सिपाही को बुलाकर जीप से हथौड़ा लाने को कहा। जैसे ही सिपाही हथौड़े के साथ टेम्पो के पीछे भागकर पहुंचा, बुड्स ने देखा मंगलराम सड़क किनारे और बंद चाय बागान से सटी हरी ढलान से उतरता हुआ मैदान में भाग रहा था। मिश्रा को आवाज लगाते हुए बुड्स मंगलराम को पकड़ने के लिए टेम्पो से कूदा। संयोग से विक्की ने पहले ही मंगलराम को भागते देख लिया था और वह उसी तरफ था। उसने मंगलराम के पीछे भागना शुरू कर दिया। बुड्स रास्ते में ही रुक गया। वह विक्की के लिए चिंतित हुआ कि कहीं मंगलराम के पास बंदूक हुई तो। उसी समय उसे आलिया की चिंता हुई, जो पुलिस जीप में अकेली बैठी थी। आलिया को सावधान करने के ख्याल से वह उसकी तरफ दौड़ा। तभी आलिया ने चिल्लाकर कहा, बुड्स, अभी मैंने बाबा से बात की है। वे अब पहुंचने ही वाले हैं। यही ठीक रहो और मौसा आ जाए तो उनके साथ ही रहना। बुड्स ने सावधान किया और मैदान की तरफ भागता हुआ बोला, उन्हें बता दो कि मंगलराम हाथ से निकल चुका है। मैं और विक्की उससे पीछे जा रहा हूँ। वह तेज गति से विक्की की तरफ दौड़ा, जो लगातार मंगलराम से दूर होता जा रहा था। बुड्स अपराधी को पकड़ पाने की आशा से खोने लगा। अचानक उसकी नज़र सामने से आते पुलिस के एक सिपाही पर पड़ी।
जो एक तरफ से भागता हुआ मैदान में मंगलराम को बस दबोचने वाला ही था और दूसरी तरफ से दूसरा सिपाही भी बस उसके पास पहुंचने ही वाला था। हाथ ऊपर करो, एक ने भगोड़े को आदेश दिया। मंगलराम चिंतित हुआ। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। सिपाहियों ने उसे और उसके साथी को हथकड़ी पहनाई और पुलिस जीप की तरफ ले चले। इस बीच आलिया जीप से उतरकर अपने पिता के साथ खड़ी आए उनसे उत्साह से बात कर रही थी। जैसे ही वे दोनों टेम्पो के पास आए, वह दौड़ती हुई उनके पास गई और उनकी पीठ थपथपाई। बधाई हो, आखिर हम उस तस्कर को पकड़ने में सफल हुए। यह तुम दोनों के कारण संभव हुआ। नहीं, अगर मौसा उन दोनों सिपाहियों के साथ सही समय पर नहीं पहुंचते तो ईश्वर जाने क्या होता। आपने मौसा जी की तरफ देखकर वुड्स ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वुड्स विकी ने उसे टोका और मिश्रा व सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, हम लोगों ने अभी तक यह नहीं देखा कि मंगलराम वास्तव में क्या तस्करी कर रहा था। यह सचमुच देखने लायक था। सिपाहियों ने टेम्पो की नकली सतह तोड़कर हटा दी तो भीतरी सतह दिखने लगी और तब यह रहस्य खुला कि भीतरी सतह खोलने के लिए एक कुंडी लगी थी, जिसे खोलने से भीतर सामान रखने के लिए दरवाजे की तरह एक हिस्सा खुल जाता था। खुफिया हिस्से में मोबाइल से भरा न सिर्फ वह नीला थैला था जिसे वुड्स ने देखा था, बल्कि उसी तरह के 2 और थैले मोबाइलों से भरे थे। मिश्रा फिर से अपने हंसमुख रूप में लौट आए। खुशी उनके पूरे चेहरे पर थिरक रही थी। ये बच्चे भी पुलिस विभाग में शामिल हों तो कैसा रहेगा, सर? उन्होंने संदीप से पूछा और बधाई देने के अंदाज में वुड्स से हाथ मिलाया। अगर इसने यह अंदाजा नहीं लगाया होता कि टेम्पो की सतह नकली है तो आज हम खाली हाथ लौट रहे होते। आज इतनी बड़ी मात्रा में हमने चोरी का सामान पकड़ा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सर, वुड्स ने सरलता से जवाब दिया, हालांकि उसकी आवाज़ से गर्व झलक रहा था। इस पूरे रोमांचक काम में आलिया भी मेरे साथ रही और अभी अगर विकी जल्दी से मंगलराम के पीछे ना भागता तो मुझे शक है कि हम उसे पकड़ भी पाते। और यह सिर्फ चोरी के फोन का मामला नहीं है, सर, विकी ने ध्यान दिलाया। हमने मंगलराम को पकड़ लिया है और मुझे पूरा यकीन है कि उसके माध्यम से हम पूरे गैंग को पकड़ पाने में सफल होंगे। हरी टी-शर्ट वाला वुड्स चिल्लाया। राजा, आलिया की आवाज़ गूंजी। मिश्रा थोड़ी हैरानी से इनके शोरों को देखने लगे। संदीप ने मिश्रा को पूरी घटना विस्तार से बताना शुरू किया। मिश्रा, देखिए, ये सब कुछ दिल्ली हवाई अड्डे से शुरू हुआ। एक-एक कर क्रम से सारी घटना सुनाने के बाद संदीप बोले, सर, इसलिए इन बदमाशों का पकड़ा जाना जरूरी है। मंगलराम हमें उन तक पहुंचाएगा। लेना देना है, क्योंकि ये चीज़ें उसी शाम के उसके घर से निकल गई थीं और चूंकि मंगलराम एक वैध कारण से उस शाम घर के पर न था, इसलिए वह आसानी से शक के घेरे में नहीं आएगा। यह तो मानना पड़ेगा कि अपराध के पीछे बहुत दिमाग लगता है। संदीप मौसा ने उनकी तेज बुद्धि की तारीफ की, फिर बोले, लेकिन हाँ, बेशक वह दिमाग गलत दिशा में लगता है। आलिया, जो अब तक चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी, अचानक वुड्स की तरफ मुड़ी और संतुष्टि की सांस लेते बोली, कल्पना करो, मेरी कक्षा की लड़कियां मेरे लिए कैसा जलन का भाव रखेंगी कि इसने एक रोमांचक कारनामे में हिस्सा लिया और इसके पास तुम्हारे जैसा भाई है।
तुम अक्सर यहाँ क्यों नहीं आते वुड्स? तब हम हर बार इसी तरह कुछ रोमांचक कारनामा कर सकेंगे। आलिया की दिल इच्छा सुनकर उसके पिता विकी और वुड्स सब खिलखिलाकर हंसने लगे। किसे मालूम, शायद भविष्य के पास वुड्स और आलिया के लिए और अधिक रोमांचक योजना हो, मगर तब वह अगली कहानी बनेगी। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। बड़े बड़े भी नहीं। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड दिखता, हंसना और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा ना गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी झगड़ा कर रहे हों वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुँचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जोहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरे का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के भी दोनों जा रही थी, तब उन्होंने गंपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंच अकल की दुकान। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं कल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरता क्या ना करता। कंजूस पिता के कुड़ते हुए दिए 5000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया।
फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए है। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू सुक्ते में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपए है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1,00,000 रुपए बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया। राम के पास 20 बेशकीमती पुश्तैनी मोती थे। एक दिन वह सुनार के पास गया और बोला कि इन मोतियों का बहुत ही सुंदर हार बना दे। सुनार बहुत ही लालची था। कीमती मोती देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने राम से कहा, ठीक है, लेकिन पहले मैं इन मोतियों को तुम्हारे सामने गिन तो लूं। जब सुनार मोती गिन रहा था, तभी उसने चुपके से एक मोती अपनी गोद में गिरा लिया और राम से बोला, ये तो सिर्फ 19 ही है। राम ने सुनार को गोद में मोती गिराते हुए देख लिया था, लेकिन उसने सुनार से इस बारे में कुछ नहीं कहा। बाद में उसने सुनार से कहा, लाओ अब मुझे गिनने दो। राम ने मोती गिनना शुरू किया और गिनने के दौरान मौका पाते ही एक मोती अपनी गोदी में गिरा ही लिया। राम ने सुनार से कहा, हाँ, ये तो के वाकई 19 ही हैं। सुनार ने कहा, ठीक है, मैं इनका हार बना दूंगा, कल आकर ले जाना। शाम को जब सुनार हार बनाने बैठा तो उसने फिर मोती गिने, लेकिन मोती 18 निकले। उसने मन में कहा था कि जब राम ने मेरी मौजूदगी में गिना था तब तो ये 19 थे, अब मैं क्या करूं। इस हार में कोई दूसरा मिलता जुलता मोती तो लगाया नहीं जा सकता। सुनार के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन जब राम उसके पास पहुंचा तो उसने अपने पास छुपाकर रखा मोती और बाकी 18 मोती लौटा दिए। एक बार मेंढकों ने दौड़ प्रतियोगिता करने का फैसला किया। इसमें सभी को एक ऊंची टावर पर चढ़ना था। मेंढकों की इस दौड़ को लेकर लोगों में गजब का उत्साह था। इसलिए दौड़ देखने के लिए टावर के चारों ओर भारी भीड़ जमा हो गई थी। तय समय के मुताबिक दौड़ शुरू हुई। भीड़ में किसी को भी इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था कि मेंढक टावर पर चढ़ जाएंगे। कोई कहता, अरे यह तो बहुत ही मुश्किल है, ये तो वहां पहुंच ही नहीं सकते। कहीं से आवाज आई, अरे टावर कितना ऊंचा है कि ये कभी नहीं पहुंचेंगे। इसी बीच कई मेंढक चढ़ने में गिरने लगे, कुछ थक गए और दौड़ छोड़कर बाहर आ गए। सिर्फ वही मेंढक ऊपर की ओर बढ़ते नजर आ रहे थे जिन्होंने इस दौड़ को जीतने की ठान ली थी और किसी की नहीं सुन रहे थे। इस बीच भीड़ में लोगों का चिल्लाना जारी था। लोगों को लगा रहा था कि कई मेंढक तो गिरकर मर चुके हैं और जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वे भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा मेंढक बिना किसी परवाह किए टावर की ओर चढ़ता जा रहा था और आखिरकार वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही गया। इसके बाद दूसरे मेंढकों में यह उत्सुकता जागी कि आखिर इतना छोटा सा मेंढक कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दौड़ में हिस्सा लेने वाले एक मेंढक ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कैसे वहां तक पहुंच गए। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि जीतने वाला मेंढक सुन नहीं सकता था, वह बहरा था। इसलिए उसने लोगों की बातें नहीं सुनी और अपना काम करता हुआ आगे बढ़ता रहा और अंत में विजयी हुआ। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं। लोगों की नकारात्मक सोच और बात पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जो लोग ऐसी बात को नहीं सुनते हैं और सकारात्मक रूप से अपने काम में लगे रहते हैं, वे हमेशा अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। अगर आज़ादी चाहते हो तो पहले मरना सीखो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तोता था। एक दिन उस व्यक्ति को काम से दूसरे गांव जाना था। यह बात तोते को पता चल गई। उसने अपने मालिक से कहा, जहां आप जा रहे हैं वहां मेरे गुरु तोता रहते हैं।
क्या आप उस तक मेरा एक संदेश पहुंचा देंगे? मालिक ने जवाब दिया, हाँ जरूर। तोते ने गुरु तोते के लिए संदेश दिया। आज़ाद हवाओं में सांस लेने वाले के नाम, एक बंदी तोते का सलाम। तोते का मालिक दूसरे गांव पहुंचा और अपना काम निपटाने के बाद गुरु तोते से मिला और उसे अपने तोते की ओर से भिजवाया संदेश सुनाया। संदेश सुनने के बाद गुरु तोते की मौत हो गई। तोते का मालिक अपने गांव लौट आया। उसने तोते को बताया कि मैंने गुरु तोते को जैसे तुम्हारी संदेश सुनाया, सुनते ही उसकी मौत हो गई। जैसे ही तोते ने यह बात सुनी, तुरंत उसकी भी मौत हो गई। यह देखकर तोते का मालिक बहुत ही उदास हो गया। वह मरे हुए तोते को उठाकर बाहर फेंक आया। तभी तोता तेजी से उड़ा और बोला, मेरे गुरु तोते ने कहा था कि अगर आज़ादी चाहते हो तो पहले मरना सीखो। मिट्टी और पत्थर। एक बार दो दोस्त साथ साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन रास्ते में आपस में झगड़े पड़े। एक दिन दूसरे का तमाचा जड़ दिया। जिसे तमाचा लगा था उसे गाल से ज्यादा चोट दिल पर लगी। उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मिट्टी पर लिखा, आज मेरे सबसे अजीज दोस्त ने मुझे मारा। इसके बाद भी दोनों ने साथ यात्रा जारी रखी। एक नदी के किनारे पहुंचने के बाद दोनों ने उसमें नहाने का फैसला किया। तभी अचानक दूसरा दोस्त, जिसे पहले वाले ने तमाचा मारा था, नदी में डूबने लगा। दोस्त को डूबता देखकर उसने उसे बचा लिया। जान बचने के बाद इस पर उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरी जान बचाई। यह देखकर उसका साथी मन ही मन बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें तमाचा मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर लिखा। इस पर दोस्त ने जवाब दिया, जब कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाई तो उसे मिट्टी पर लिखो ताकि माफ़ी की हवाएं उसे मिटा सकें, लेकिन जब कोई तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करे तो तुम उसे पत्थर पर लिखो ताकि वह हमेशा के लिए बना रहे। ऐब मत देखो, गुणों को देखो। एक बार महाकवि कालिदास ने राजा से पूछा, आप इतने बड़े कवि और विद्वान हैं, फिर भी ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया कि बुद्धि के समान काया और सुंदरता नहीं दी। कालिदास राजा के इस व्यंग्य को तत्काल समझ गए, पर उस वक्त तो वे बिल्कुल शांत रहे। जब वे महल में पहुंचे तो उन्होंने 2 बर्तन मंगवाए। इनमें से एक मिट्टी का था और दूसरा सोने का। उन्होंने दोनों बर्तनों में पानी से भर दिया। इसके बाद कालिदास ने राजा से पूछा, महाराज, किस बर्तन का पानी ठंडा और मीठा होगा? राजा ने तपाक से जवाब दिया, मिट्टी वाले बर्तन का। कालिदास मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस तरह जल का ठंडापन बर्तन के मिट्टी का या सोने का होने पर निर्भर नहीं करता, उसी तरह बुद्धि भी व्यक्ति की बनावट पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए व्यक्ति के गुणों को महत्व देना चाहिए, न कि उसके शारीरिक बनावट को। आत्मा की सुंदरता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। बुद्धि व महानता का संबंध सीधे आत्मा से होता है, न कि शरीर से। कालिदास के इस जवाब ने राजा की आंखें खोल दी। बादशाह अकबर ने बीरबल को हुक्म दिया कि इस राज्य के सभी मूर्ख व्यक्ति की एक सूची बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। जिस दिन बादशाह अकबर ने यह हुक्म दिया था, उस दिन ही बादशाह अकबर से दूसरे देश से एक व्यापारी मिलने आया। उस व्यापारी के पास कुछ अरबी घोड़े थे। बादशाह को अरबी घोड़े बहुत सुंदर पसंद थे और वह व्यापारी अरबी घोड़ा बेचने ही आया था। बादशाह ने उस व्यापारी से वैसे ही 100 से ज़्यादा अरबी घोड़ों की मांग किया। व्यापारी इस पर बहुत खुश हुआ और 100 का दाम लेकर बादशाह को कहा कि आपसे
पास कुछ समय में ही 100 अरबी घोड़े आ जाएंगे। उसके बाद वह व्यापारी बादशाह से विदा लेकर चला गया। कुछ ही दिनों में बीरबल ने राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति की सूची को तैयार कर लिया। सूची को तैयार करने के बाद बीरबल ने उस सूची को बादशाह अकबर के सामने पेश किया। उस सूची में बादशाह अकबर का नाम सबसे ऊपर था। अपना नाम सबसे ऊपर देख बादशाह ने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने बताया, बादशाह, आपने उस दिन 100 अरबी घोड़े के लिए उस व्यापारी को पूरा दाम दिया, लेकिन आप उस व्यक्ति को न तो जानते हैं और न ही आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वह व्यक्ति आपके पास कभी आने वाला नहीं है और न ही आपको 100 अरबी घोड़ा मिलने वाला है। इस कारण आपका नाम मूर्ख सूची में सबसे पहले है। बीरबल के यह बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऐसी गलती न करने का तय किया। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, यदि वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो क्या हुआ? बीरबल ने कहा, ऐसे होने पर आपका नाम इस सूची से हटा दिया जाएगा। यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर के साथ दरबार में मौजूद सभी हंसने लगे। एक दिन की बात है, राजा अकबर ने एक सपना देखा। सपने में राजा ने देखा कि उनके मुंह के सभी दांत टूट चुके हैं, बस आगे 2 दांत ही बचे हैं। उसके दांत टूटने के कारण उसका चेहरा काफी बेकार हो गया। इस सपने के मतलब को जानने के लिए राजा अकबर ने राज्य और देश के बड़े से बड़े ज्योतिष को बुलाया, जो इस सपने का मतलब बता सके। एक ज्योतिष ने राजा अकबर से कहा, आपके सपने का मतलब काफी बेकार है। आपके सभी लोग आपके पहले ही मर जाएंगे। सबके मरने के बाद आप मरेंगे। यह सुनकर राजा अकबर को बहुत गुस्सा आया। राजा ने उस ज्योतिष को जानने से मारने का आदेश दे दिया। यह आदेश सुनकर बीरबल खड़े हुए और बोले, बादशाह, मैं आपके सपने का मतलब बताना चाहता हूँ। राजा अकबर ने कहा, इज्जत है। बीरबल ने कहा, आपके सपने का मतलब है कि आपकी उम्र दूसरे से सबसे ज़्यादा है। आप काफ़ी लंबे समय तक जीवन जीने के लायक हैं। सपने का यह मतलब सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल से कहा, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हें हर एक चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने कहा, इस ज्योतिष को न मारा जाए। इसने भी सपने का सही मतलब बताया है, लेकिन इसे सही से बताने नहीं आया। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर बहुत खुश हुए और ज्योतिष को आज़ाद कर दिया। बादशाह अकबर के दरबार में एक खाना बनाने वाला रसोइया रहता था। वह रसोइया बीरबल को पसंद नहीं करता था। वह बादशाह अकबर के मुँह से बीरबल के तारीफ को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था। एक दिन जब बादशाह भोजन कर रहे थे तो उस रसोइया ने अकबर ने कहा, बादशाह, मैं दरबार में बीरबल से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, तभी ही मैं बीरबल को बुद्धिमान मान सकता हूँ। इस पर अकबर तैयार हो गए। दरबार लगा। दरबार से सभी लोग हाजिर हुए। दरबार में रसोइया भी आया और बोला, मैं बीरबल को बुद्धिमान तभी मानूंगा जब बीरबल मेरे 2 सवाल का जवाब सही देंगे। अकबर ने कहा, अपने सवाल बीरबल से पूछो। रसोइया ने सवाल पूछना शुरू किया, इस जमीन का केंद्र कहाँ है? आकाश में कितने तारे मौजूद हैं? यह प्रश्न को सुनकर बीरबल मन ही मन हंस दिए। फिर बीरबल ने सवालों का जवाब देना शुरू किया, इस जमीन का केंद्र मेरे पैर के पास है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो इस धरती को नाप कर देख लो। अगर ये केंद्र न हुआ तो फिर तुम मुझसे बात करना। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जितना तुम्हारे सर में बाल है उतना ही आकाश में तारे हैं। फिर भी तुम्हें यकीन ना हो तो पहले अपने सर के बाल को गिन लो, फिर आकाश में मौजूद तारे को गिन लो। एक भी कम ज़्यादा नहीं हो सकता। अपने सवालों का इस प्रकार से जवाब सुनकर रसोइया कुछ न बोल सका। रसोइया ने अपनी गलती को मान लिया और फिर कभी बीरबल के सामने कोई सवाल करने के बारे में नहीं सोचा।
एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, हमारे राज्य की जनता कितनी खुश है। जनता की खुशी का कारण सबसे ज़्यादा हमारे राज्य के ईमानदार व्यक्ति हैं। अगर राज्य में ईमानदार व्यक्ति ना होते तो हर एक स्थान पर इतनी खुशी नहीं होती। इस पर बीरबल जवाब दिया, बादशाह, जनता की खुशी का कारण ईमानदार व्यक्ति नहीं है बल्कि दंड मुख्य कारण है। बादशाह अकबर ने कहा, वह कैसे? इसको मैं नहीं मान सकता हूँ। बीरबल ने कहा, क्या तुम ऐसे साबित कर सकते हो? बीरबल साबित करने के लिए तैयार हो गया। बीरबल ने बादशाह अकबर से राज्य में घोषणा करवाने को कहा। उस घोषणा में कहा जाए कि राज्य के हर एक व्यक्ति को रात के समय पीपल के पास वाले कुएं में एक लोटा दूध डालना है। बादशाह अकबर ने ऐसा ही किया। पूरे राज्य में इसकी घोषणा करवा दी। रात के समय राज्य के सभी लोग अपने अपने हाथ में लोटा लिए कुएं के पास आते हैं और कुएं में दूध को डालकर चले जाते हैं। सुबह हुए और जब बादशाह अकबर और बीरबल कुएं के पास गए तो उन्हें उस कुएं में बस पानी ही पानी नजर आया। कुएं बस पानी को देख बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, जनता ने तो कुएं में दूध डाला था, लेकिन इस कुएं में तो बस पानी ही पानी है। इस पर बादशाह ने कहा, बादशाह, वास्तव में किसी ने भी इस कुएं में दूध को नहीं डाला। सभी को लगा कि सभी तो कुएं में दूध ही डालेंगे। अगर मैं इस कुएं में पानी को डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा? बादशाह अकबर को समझ आ गया कि अपने देश को खुश रखने और सुरक्षित रखने की